हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं अभिषेक ठाकुर स्वागत करता हूं आप सबका इको शास्त्र की एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मुद्रा और बैंकिंग का पार्ट नंबर 2। यानी कि आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि व्यावसायिक बैंक क्या होता है, ये क्या कार्य करता है, और उसके बाद हम बात करेंगे कि व्यावसायिक बैंक किस प्रकार से स्टॉक का निर्माण करता है। सो लेट्स स्टार्ट विद। आज हम मुद्रा और बैंकिंग के पार्ट नंबर 2 की बात करें। अगर आपने पार्ट नंबर 1 को मिस कर दिया है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा कि व्यावसायिक बैंक होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जब आप व्यावसायिक बैंक की बात करते हैं तो इसे कमर्शियल बैंक भी बोला जाता है। तो ये व्यावसायिक बैंक होता क्या है, तो बहुत ही आसान शब्दों में मैंने लिखा, वह संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करता है तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करता है। आई रिपीट अगेन, वह संस्था जो लाभ कमाने के उद्देश्य से जनता से जमा स्वीकार करता है तथा जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करता है। तो आप देख सकते हैं कि व्यावसायिक बैंक दो कार्य करता है। पहला कार्य वो जनता से जमा स्वीकार करता है और दूसरा कार्य वो जरूरतमंदों को ऋण देने का कार्य करता है। और इन सब के पीछे उसका उद्देश्य क्या है, तो लाभ कमाना, उसी को व्यावसायिक बैंक बोलते हैं। आप एक और परिभाषा देख सकते हैं, यहां पर मैंने लिखा कि व्यावसायिक बैंक वह संस्था है जो बचत करता यानी उपभोक्ता और निवेश करता यानी उत्पादक के बीच माध्यम का कार्य करता है। माध्यम की जगह आप पुल वर्ड यूज कर सकते हैं। पुल का मतलब क्या हो गया, दो लोगों को मिलाने का कार्य करना। तो एक वो व्यक्ति है जो पैसे बचाना चाहता है जिसे हम बचत करता कहते हैं, और दूसरा वो व्यक्ति है जो पैसा निवेश करना चाहता है जिसे हम निवेश करता कहते हैं। तो बैंक एक माध्यम का कार्य करता है जो दो लोगों को मिलाने का कार्य करता है। पहला कौन, जो बचत करना चाहता है, दूसरा कौन, जो निवेश करना चाहता है, और उसी को आप व्यावसायिक बैंक बोलते हैं। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, आईसीआईसीआई, तो ये सारी आपके व्यावसायिक बैंक होते हैं। अब यहां पर इसे समझाने के लिए मैंने आपको नोट से कुछ चीजें बताने की कोशिश की है। तो पहला नोट है आपके पास, एक वित्तीय संस्था बैंक हो भी सकता है तथा नहीं भी। याद रखिएगा, कई लोगों के मन में यह सवाल आता है क्या कि सभी वित्तीय संस्थाएं बैंक होती हैं, तो जवाब है नहीं। वित्तीय संस्था बैंक हो भी सकती है और नहीं भी, वो निर्भर करता है किसके ऊपर, कि क्या आप ये दोनों कार्य करते हैं। याद रखिएगा, व्यवसायिक बैंक बनने के लिए आपको दोनों कार्य करने पड़ेंगे। पहला कार्य क्या है, जनता से जमा स्वीकार करना। दूसरा कार्य क्या है, जरूरतमंदों को ऋण प्रदान करना। अगर आप दोनों में से सिर्फ एक कार्य करते हैं तो आपको हम व्यवसायिक बैंक नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं पेटीएम का, आप सभी ने नाम सुना होगा। तो पेटीएम क्या करता है, वो जनता से जमा तो स्वीकार करता है लेकिन वो लोगों को ऋण प्रदान नहीं करता, तो उसे हम बैंक नहीं बोल सकते। इसी प्रकार से मुथूट फाइनेंस की बात करता हूं। मुथूट फाइनेंस आपने सुना होगा, जो आपको गोल्ड लोन प्रोवाइड करते हैं। तो उनका कार्य आपको गोल्ड लोन देना है, वो जनता से जमा स्वीकार नहीं करते। यानी कि ये दोनों ही संस्थाएं जनता से दोनों कार्य नहीं करते, और इसीलिए ना तो हम मुथूट फाइनेंस को बैंक बोल सकते हैं, ना तो पेटीएम को बैंक बोल सकते हैं। दूसरा पॉइंट मैंने मेंशन किया, बैंक जिस ब्याज दर पर जनता से जमा स्वीकार करता है उसे उधार दर कहते हैं। तो याद रखिएगा, जनता से आपने जमा स्वीकार किया, उसके बदले में आप क्या दोगे, ब्याज दोगे। तो जो ब्याज की दर है उसे क्या बोला जाता है, उधार दर। फिर आप जनता के उस पैसे का क्या करोगे, तो आप निवेशकर्ता को दोगे ब्याज के ऊपर, जिसे हम क्या बोलते हैं, ऋण दर। तो ध्यान से समझिएगा, जिस दर पर आपने जनता से स्वीकार किया उसे हमने क्या नाम दिया, उधार दर, और जिस पर आपने ऋण प्रदान किया किसी और को, उसे क्या बोला गया, ऋण दर। इन दोनों के बीच जो अंतर है वो बैंक का लाभ हो गया। तो मैंने थर्ड पॉइंट में लिखा, ऋण दर और ब्याज दर के अंतर को बैंक लाभ कहा जाता है। यानी बैंक ने जो लाभ कमाया वो इन दोनों के बीच का अंतर होगा। ऋण दर में से किसको माइनस करेंगे, उधार दर को। चलिए तो अब डिस्कस करते हैं व्यावसायिक बैंकों के कार्यों के बारे में कि व्यावसायिक बैंक और क्या क्या कार्य करते हैं। तो मैंने इन्हें दो हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक कार्य की, जिसे आप प्राइमरी फंक्शन बोलते हैं।
इसे आप मुख्य कार्य भी बोल सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा कार्य आपके पास आता है द्वितीयक कार्य, जिसे आप गौण कार्य भी बोल सकते हैं, यानी कि सेकेंडरी फंक्शन। जैसा कि आप जानते हैं व्यवसायिक बैंक दो प्रमुख कार्य करती है। सबसे पहले जमा स्वीकार करना, और जमा हम किस आधार पर स्वीकार करते हैं, तो मेनली हमारे पास तीन खाते होते हैं। पहला खाता आपके पास चालू खाता होता है, जिसे हम करंट अकाउंट बोलते हैं। आपने सुना होगा कि जो बिजनेसमैन होते हैं उनके जो अकाउंट होते हैं उसे करंट अकाउंट बोला जाता है। करंट अकाउंट जिसमें डे टू डे जितने मर्जी आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, उस पर कोई सीमा नहीं है, उस पर कोई ब्याज दर आपको नहीं मिलता, उसी को चालू खाता बोला जाता है। उसके बाद आता है बचत खाता, जो खाता हम लोगों का होता है, जहां पर हम अपने पैसे बचाते हैं, जब चाहे हम अपने पैसों को निकाल सकते हैं। तो याद रखिएगा यहाँ पर चालू खाता और बचत खाता दोनों मिलकर आपके लिए मांग जमाएं बनती है। आप पहले भाग में कर चुके हैं। मांग जमाओं का मतलब जिन जमाओं को आप कभी भी मांग सकते हैं उन्हीं को मांग जमाएं बोला जाता है। तो बचत खाता आपके पास है। इसी प्रकार से तीसरा हमारे पास आता है सावधि खाता, जिसे आप फिक्स डिपॉजिट भी बोलते हैं। नाम से ही पता लग रहा है सावधि खाता का मतलब जो पैसा आपने किसी निश्चित अवधि के लिए जमा करवा दिया। मान लीजिए 5 वर्षों के लिए आपने पैसे को फिक्स कर दिया, तो उसे सावधि जमाएं बोला जाता है। आपका बैंक इन तीन आधार पर आपसे जमा स्वीकार करता है। नेक्स्ट वन की तरफ आता हूं, ऋण प्रदान करना। बैंक का दूसरा कार्य क्या है कि वो आपको ऋण प्रदान करता है, और किस आधार पर करता है, सबसे पहले आता है नकद साख, जहां पर आपकी नकद परिसंपत्तियों के आधार पर जो आपकी चालू परिसंपत्तियां हैं उसके आधार पर आपको ऋण दिया जाता है। ये जनरली बिजनेसमैन को दिया जाता है, जहां पर उनका जो करंट एसेट्स होता है उसके आधार पर उन्हें ऋण प्रदान किया जाएगा। इसी प्रकार से हमारे पास आता है मांग साख। जिस प्रकार से मांग जमाएं होती है उसी प्रकार से मांग साख होता है, जहां पर आप अपनी आवश्यकता के अकॉर्डिंग बैंक से उधार मांग सकते हैं, तो आप वहां से ऋण ले सकते हैं। तीसरा आपके पास आता है अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण, जहां पर आप ऋण कई और उद्देश्यों के लिए ले सकते हैं। वो आपका अल्पकालीन भी हो सकता है, जिसका भुगतान आपको 1 साल के अंदर करना पड़ेगा। वो दीर्घकालीन भी हो सकता है, जिसका भुगतान आप कई सालों के बाद करते हैं। जैसे आप घर बनवाने के लिए अगर ऋण ले रहे हैं तो उसका भुगतान आप 20 वर्षों के अंदर करते हैं, तो वो आपका दीर्घकालीन ऋण हो गया। तो इस प्रकार से आपने समझा प्राथमिक कार्य के बारे में। चलते हैं द्वितीयक कार्य के बारे में कि और क्या करते हैं व्यवसायिक बैंक आपके लिए। तो हमारे पास आता है ओवरड्राफ्ट सुविधाएं। ओवरड्राफ्ट सुविधाएं जिसे मैं एक नाम देता हूं औकात से ज्यादा। इसका मतलब क्या होता है जी, मान लीजिए आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है और आपको एक पार्टी को 1,10,000 की पेमेंट करनी है, तो बैंक आपके बिहाफ पर 10,000 रुपए और एक्स्ट्रा पार्टी को पे कर देता है। दैट मीन्स कि बैंक आपकी इज्जत रख लेता है और आपके अकाउंट में जो 1 लाख रुपए थे उसमें 10,000 जोड़कर आपकी पार्टी को 1,10,000 रुपए दे देता है। पर बैंक आपके ऊपर यह एहसान क्यों करता है? अगर आपकी बैंक के अंदर रेप्यूटेशन अच्छी है, आपकी गुडविल अगर अच्छी है, तो बैंक आपको एक सुविधा देता है जिसे हम ओवरड्राफ्ट सुविधाएं बोलते हैं। और ये सुविधाएं व्यवसायियों को दिया जाता है, जो बिजनेसमैन होते हैं उन्हें ये सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार से दूसरा कार्य आता है विनिमय के बिलों से भुगतान। विनिमय के बिलों का मतलब क्या होता है, जिसे आप बिल्स ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब क्या है? जैसा कि आप जानते हैं कि दो उत्पादकों के बीच जो रोजाना के लेन देन होते हैं उसमें से हम कई बार बिलों से भुगतान करते हैं। बिल का मतलब एक गारंटी पेपर है, जहां पर मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूं कि 3 महीने के अंदर मैं आपको पैसे दे दूंगा, और इसी के बदले में मैं वचनबद्ध होकर आपको एक बिल देता हूं, एंड दैट इज कॉल्ड द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। आप चाहें तो समय से पहले उन बिलों का कैश करवा सकते हैं। तो याद रखिएगा, जब आप उन्हें कैश करवाते हैं उसे बोला जाता है डिस्काउंटिंग बिल्स ऑफ एक्सचेंज, यानी कि बिलों को समय से पहले निकाल लेना। तो ये फंक्शन भी आपके लिए कौन करता है? व्यवसायिक बैंक करता है। इसी प्रकार से व्यवसायिक बैंक हमारे लिए कुछ एजेंसी कार्य भी करता है, एजेंट बनकर जो आपके लिए कार्य करेगा। सबसे पहला कार्य आता है कोषों का हस्तांतरण। आप कहीं भी पैसा भेजना चाहते हैं तो वह हस्तांतरण का कार्य आपके लिए करता है। इसी प्रकार से मदों की प्राप्ति और भुगतान।
अगर आपको कहीं से पैसे मांगने हैं या कहीं से आपके पैसे आने हैं और किसी को आपको भुगतान करना है, तो बस आप बैंक को बता दीजिए, बैंक आपके स्थान पर यह कार्य खुद करेगा। वो आप पैसे निकलवाने का भी कार्य कर सकता है और वो पैसे भुगतान भी आपकी जगह करेगा, तो आपको कुछ नहीं करना। और इस कार्य को हम लाड साहब कार्य बोलते हैं। लाड साहब का मतलब आप घर पे बैठे रहो जी, आपकी जगह हम कार्य कर देंगे। नेक्स्ट वन आपके पास आता है विदेशी मुद्रा का क्रय विक्रय। अगर आप कोई प्रतिभूति खरीदना या बेचना चाहते हैं, आप विदेशी मुद्रा खरीदना या बेचना चाहते हैं, तो आपका बैंक आपके लिए ये कार्य भी करता है। इसी प्रकार से हमारे पास आता है ट्रस्टी आदि कार्य। ट्रस्टी का मतलब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपकी मृत्यु होने वाली है और आप अपनी संपत्ति किसी और के नाम पर करवाना चाहते हैं, तो बैंक आपके ट्रस्टी बनाने का भी कार्य करता है। तो यहां पर बैंक के अंदर जो आपकी संपत्ति होती है उसका ट्रस्टी कौन होगा, बैंक इसका भी निर्धारण आपके द्वारा करता है। तो बैंक ये सारी चीजें आपके लिए करता है, जिसे हम एजेंसी कार्य बोलते हैं। लास्ट करते हैं, हमारे पास आता है सामान्य सुविधा के कार्य। आज की डेट में हमारा बैंक और एडवांस हो गया, हमारे लिए कुछ और अच्छी चीजें करना चाहता है, जिसमें पहला आता है लॉकर सुविधा। अगर आपके घर पर बहुत सारा गोल्ड है या प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं जिनके गुम हो जाने का आपको डर है, तो बैंक आपसे कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ये सुविधा देता हूं कि आप मेरे पास अपना गोल्ड और सिक्योरिटीज रख सकते हैं, जिसे हम लॉकर सुविधा बोलते हैं। इसी प्रकार से यात्री चेक, जिसे आप ट्रेवलर्स चेक बोलते हैं, इसका मतलब अगर आप बार बार किसी और शहर में जाते हैं और बहुत सारा नकद नहीं ले जाना चाहते क्योंकि आपको डर है कि कहीं चोरी ना हो जाए, तो बैंक आपको ट्रेवलर्स चेक देता है कि आप उस शहर में जाकर उस बैंक के किसी भी ब्रांच में उसको कैश करवा सकते हैं और उसी को यात्री चेक बोला जाता है। इसी प्रकार से तीसरा आता है साख की गारंटी। जब भी आपको ऋण की जरूरत पड़ती है तो आपको अपना साख दिखाना पड़ता है, अपनी गुडविल दिखानी पड़ती है, तो आपका बैंक आपके बिहाफ पर आपकी गारंटी लेता है कि इस बंदे की साख बहुत अच्छी है, इसे ऋण दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा, ये दो मेन कार्य आपने किए व्यवसायिक बैंक के बारे में। ये एग्जामिनेशन पर्पस से तो मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि व्यवसायिक बैंक आपके लिए क्या कार्य करता है। चलिए तो आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्पस। तो यहां पर आपके पास नेक्स्ट टॉपिक आता है व्यवसायिक बैंकों के द्वारा साख निर्माण और मुद्रा निर्माण की प्रक्रिया, जिसे आप क्रेडिट क्रिएशन और मनी क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक भी बोलते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि व्यवसायिक बैंक किस प्रकार से साख का निर्माण करती है अर्थव्यवस्था के अंदर। तो मैंने यहां पर सबसे पहले लिखा कि व्यवसायिक बैंक द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया दो कारकों पर निर्भर करता है। सबसे पहला है आपके पास प्राथमिक मांग जमाएं। मांग जमाओं का मतलब आप जानते हैं, जिन जमाओं को आप कभी भी मांग सकते हैं, यानी कभी भी निकलवाया जा सकता है, उसे मांग जमाएं बोलते हैं। और प्राथमिक मांग जमाओं का मतलब जिसे पहली बार जमा करवाया जाएगा, इसे प्राइमरी डिपॉजिट भी बोला जाता है। इसी प्रकार से दूसरा है विधि कोष अनुपात, जिसे आप LRR बोलते हैं। विधि का मतलब कानूनी होता है, तो आप इसे कानूनी कोष अनुपात भी बोल सकते हैं। इसे इंग्लिश में लीगल रिजर्व रेशियो बोला जाता है। इसका मतलब क्या होता है, आप नाम से इसे सरल कर दीजिए। विधि का मतलब कानूनी, कोष का मतलब जो रिजर्व में रखना पड़ेगा। इसका मतलब बैंकों के पास जितना भी पैसा जमा आता है, क्या वो सारा पैसा हम ऋण के तौर पर दूसरों को दे सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि मान लीजिए अगर आप 100% पैसा किसी से स्वीकार कर 100% पैसा किसी को दे दें, तो कल अगर अपना कस्टमर पैसे मांगने के लिए आया तो आप उसे क्या जवाब देंगे? इसीलिए बैंकों को अपना साख बनाए रखने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ पैसे हमेशा रिजर्व में रखने पड़ते हैं और उसी रिजर्व को बोला जाता है LRR। तो जमाओं का जो प्रतिशत आप कोष में रखते हैं, कोष का मतलब रिजर्व होता है, उसे LRR बोला जाता है। तो ये पैसा हम कभी कस्टमर को लोन नहीं देते, इसे हम अपने पास सिक्योर रखते हैं, जिससे अगर कल की डेट में हमारा कस्टमर हमसे मांगने के लिए आए तो आप उसे ये पैसे दे सकते हैं। निर्माण की प्रक्रिया है वो दो चीजों पर निर्भर करती है। सबसे पहले प्राथमिक मांग जमाएं, दूसरा है लीगल रिजर्व रेशियो। और ये टेबल समझाने से पहले मैं कुछ मान्यताओं की बात करता हूं, तो कुछ मान्यताओं पर हम आधारित हैं। पहली मान्यता क्या है कि एक देश में केवल एक ही बैंक है। हमने चीजों को सरल रखने के लिए माना कि देश में एक ही बैंक है, मान लीजिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और हर किसी का अकाउंट उसी बैंक के अंदर है।
जिससे चीजें आसान हो जाए हमारे लिए। दूसरा हमने माना कि सभी प्राप्तियां और भुगतान यानी कि जितने भी लेन देन है वो केवल बैंकों के द्वारा किए जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि हम ये मान लेते हैं कि हमारी इकॉनमी कैशलेस इकॉनमी है। कैशलेस का मतलब क्या होता है? जहां पर नकद के द्वारा भुगतान नहीं होगा, यहां पर बैंकों के द्वारा ही भुगतान होगा। यानी कि जो भी जमा स्वीकार होगा वो बैंक को होगा, बैंक से जो भी पैसा आप लेंगे वो बैंक से चेक के द्वारा ही लिया जाएगा। आप किसी को भुगतान करेंगे तो वो चेक के द्वारा किया जाएगा। यानी जितने भी लेन देन है वो सिर्फ चेक के द्वारा होंगे और बैंकों के द्वारा ही संभव हो सकते हैं। तो तीसरा पॉइंट इसी से रिलेटेड है, जितनी भी मुद्रा बैंकों से निकाली जाती है वो पुनः बैंकों में जमा करवा दी जाती है। हम ऐसा मान लेते हैं कि जितना पैसा बैंकों से बाहर गया वो वापस बैंकों के अंदर आ गया। ये वाला पॉइंट आपका इस टेबल को बनाने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप देखिए इस टेबल को हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले मान लीजिए पहले चरण में क्या हुआ, एक व्यक्ति था जिसने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए और आप जानते हैं पहली बार जो पैसा जमा करवाया जाता है उसे प्राथमिक मांग जमाएं बोला जाता है। बैंक क्या करेगी, तो बैंक इसका 20% कोष में रखेगी। तो 10,000 का 20% आप निकाल सकते हैं जी, 2,000 रुपए हो गया। 10,000 का 20% यानी 20/100 तो 2,000 रुपए। तो बैंकों के पास 10,000 रुपए आया जिसमें से 2,000 उन्होंने कोष में रखा और बाकी 8,000 रुपए हमने किसी को ऋण दे दिया। मान लीजिए ये ऋण मुझे मिला है, अब मुझे आपका भुगतान करना है, आपको पे करना है। तो मैं आपको पेमेंट किसके द्वारा करूंगा? चेक के द्वारा। मैंने आपसे कहा कि आप अपना भुगतान ले लो, आपने मुझे कहा कि मेरे पैसे आप मेरे अकाउंट में डिपॉजिट कर दीजिए। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। मैंने यहां पर 8,000 रुपए का बैंक से ऋण लिया है जिससे मैं आपका भुगतान कर सकूं। आपने मुझे ये कहा कि आप मेरा भुगतान मेरे अकाउंट में पैसे डालकर कर दीजिए। यानी ये जो 8,000 रुपए मैंने बैंक से निकाले थे अब वापस मैं आपके अकाउंट में जमा करवा रहा हूं। तो हमारे देश में कितना बैंक है? एक। तो जिसमें मेरा खाता है उसी में आपका खाता है। तो जितने पैसे मैंने बैंक से निकाले वो वापस से आपके अकाउंट में यानी कि बैंक में जमा हो गया। तो देखिए दूसरे राउंड में क्या हुआ, बैंक के पास कितने पैसे आ गए जी? 8,000 रुपए। अब बैंक तो वही काम करती है, इसका 20% कहां पर रखने वाली है? कोष में। और बाकी पैसे आप क्या करने वाले हैं? ऋण देने वाले। जिस व्यक्ति को आपने ऋण दिया मान लीजिए उसे किसी तीसरे व्यक्ति का भुगतान करना था तो वो भी किसके द्वारा करेगा? चेक के द्वारा। यानी कि ये व्यक्ति अब ये पैसे उसके अकाउंट में डिपॉजिट करवा देगा। तो अगर आप तीसरे राउंड को ध्यान से देखेंगे तो बैंक के पास फिर से कितना पैसा आ गया? 6400 रुपए। बैंक ने फिर से क्या किया, तो इसका 20% तो कोष में रखा, बाकी पैसे उन्होंने ऋण दे दिए। तो आप देखिए हर बार एक ही चीज हो रही है, जितना पैसा बैंक से ऋण के द्वारा निकल रहा है वो वापस से बैंक के पास आ जाता है। और ये आपने मान्यता नंबर 3 में किया था कि जितना भी पैसा बैंक से निकाला जाता है वो पुनः बैंक में जमा करवा दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। फिर से वही हुआ, जिससे ये ऋण मिला उसने फिर से क्या किया, तो फिर से उसने पैसे बैंक में जमा करवा दिए। बैंक ने फिर से क्या किया होगा, तो इसका 20% कोष में रखा और बाकी पैसे फिर से उन्होंने किसी को ऋण दे दिया। तो ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता जाता है। और आप देख सकते हैं कि बैंक में सबसे पहले 10,000 रुपए जमा करवाया गया, उसके बाद वास्तव में कोई पैसा जमा नहीं हुआ, पर बैंक ने क्या किया, एक व्यक्ति को ऋण दिया जिससे पैसा फिर से बैंक के पास आया और ये सिलसिला इसी प्रकार से चलता रहा। पर ये अभी खत्म नहीं हुआ गाइस, अभी बहुत लंबी स्टोरी है, पर इस लंबी स्टोरी को हम छोटा करने का काम करते हैं। तो यहां पर हमने अब ये दिखाया कि ये प्रोसेस इसी प्रकार से चलता रहेगा, ये प्रक्रिया आपकी इसी प्रकार से चलती रहेगी। तो इसका अंत कहां पर होगा? क्या हम ये निकाल पाएंगे कि हम कितनी कुल मुद्रा का निर्माण करते हैं? तो बिल्कुल, मैं अभी छोटी सी कैलकुलेशन आपको दिखाता हूं। तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं, मैंने फॉर्मूला लिखा कि अगर हम मुद्रा निर्माण, जिसे आप साख निर्माण भी बोल सकते हैं, तो इसे निकालने का सिंपल सा एक फॉर्मूला आपके पास है, 1/LRR इंटू में प्राथमिक मांग जमा है। LRR आप जानते हैं विधि कोष अनुपात, जो हमने अपने क्वेश्चन में कितना माना है? 20%। आप कोई भी वैल्यू मानकर ये टेबल बना सकते थे, 10%, 20% या 25%, जो भी आपको आसान लगे।
तो यहाँ पर हमने 20% माना और प्राथमिक मांग जमाएं क्या होती है, जो पहली बार जमा करवाया गया। तो अगर हम इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग सोल्यूशन करें तो आप देखिए एलआरआर की जगह मैंने लिखा 20%, प्राथमिक मांग जमाओं की जगह मैंने लिखा 10,000 रुपए। आप जानते हैं 20% का मतलब 0.2 होता है, किससे गुना करना है, 10,000 से। आप यहां से दशमलव हटाएंगे तो ये 1,00,000 हो जाएगा, जिसे आप 2 से भाग करेंगे तो आपके पास टोटल आंसर कितना आएगा, 50,000 रुपए। तो आप देखिए बैंकों के पास जो कुल जमाएं आएंगी वो कितना आ जाएंगी, 50,000। याद रखना 50,000 सिर्फ इन चारों को जोड़ने से नहीं आया, ये 4 तो हमने सिंपल स्टेप बताए, इसके बाद ये स्टेप और चल रहे हैं। तो अगर आप इन सारे स्टेप की गणना करेंगे तो टोटल आपके पास 50,000 रुपए आएगा। इसका 20% यानी कि 10,000 रुपए हमें किस में रखने हैं, कोष में, और बाकी जो 40,000 हैं वो आपने क्या कर दिया, ऋण दे दिया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, आपके पास जो कुल जमाएं आई वो 50,000 रुपए, इसका 20% यानी कि 10,000 रुपए आपने कहां पर रखा, रिजर्व में, और बाकी 40,000 रुपए आपने ऋण दे दिया। तो आप देख सकते हैं यहां पर याद रखने वाली एक चीज कि जितना पैसा आपने पहली बार में जमा करवाया, आपका एलआरआर का टोटल हमेशा उतना ही आएगा। आप चाहे कोई भी वैल्यू से क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, आपको रटना नहीं, आप कोई भी वैल्यू से सॉल्व कीजिए, कोई भी एलआरआर लीजिए, जितना आपकी प्राथमिक मांग जमाएं होंगी लास्ट में याद रखिएगा आपका विधि कोष अनुपात का टोटल उतना ही आएगा। तो यहां पर हमारे पास सेम आ रहा है। इसके बिहार पर कुछ और कैलकुलेशन आपको समझाता हूं। जैसे कई बार आपसे पूछा जाता है मुद्रा गुणक निकालिए। मुद्रा गुणक का मतलब मुद्रा ने खुद को कितनी बार गुणा किया। तो यहां पर इसे निकालने का फॉर्मूला सिंपल है, 1/LRR। तो आपने अभी सॉल्व किया था, एलआरआर है 20%, जिसका मतलब होता है 0.2। इससे अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 गुना। इसका मतलब जितनी भी जमाएं होंगी उसका 5 गुना हम यहां पर मुद्रा का निर्माण कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास कितनी जमाएं, 10,000, इसका 5 गुना कितना हो गया जी, 50,000 रुपए। तो अगर हमारा एलआरआर 20% है तो हम 10,000 का 5 गुना पैसा बना सकते हैं। इसी प्रकार से हमारे पास आया कुल जमाएं अगर निकालना चाहते हैं, कुल कितना पैसा जमा हुआ, कुल कितना मुद्रा निर्माण हुआ। तो आप यहां पर देख सकते हैं मुद्रा गुणक को गुना करना है आपको किसके साथ, प्राथमिक जमाएं। तो कितनी थी प्राथमिक जमाएं, 10,000 रुपए। तो टोटल आपके पास कितना आएगा, 50,000 रुपए। इसी प्रकार से हम बात करेंगे द्वितीयक जमाएं की। द्वितीयक जमाओं का मतलब होता है वास्तव में कितना साख निर्माण हुआ। तो देखिए बैंक के पास तो सिर्फ 10,000 रुपए आया था, इसके बाद जितने भी पैसे जमा हुए वो तो बैंक की ताकत की वजह से हुए, और इसी को बोला जाता है द्वितीयक जमाएं। द्वितीयक जमाओं का मतलब कुल जमाओं में से प्राथमिक जमाओं को माइनस कर दीजिए। जैसे हमारे पास टोटल कितने पैसे जमा हुए, 40,000, प्राथमिक कितना जमा हुआ, 10,000, तो आपने कितना साख का निर्माण किया, 40,000 रुपए। दैट इज योर आंसर। तो इसी को कहते हैं व्यवसायिक बैंक की शक्ति, जिसके पास सिर्फ 10,000 रुपए था लेकिन उसने पूरी अर्थव्यवस्था में राउंड एंड राउंड कटवा कर कितना बना दिया, 50,000 रुपए। तो अब इसके आधार पर मैं व्याख्या की बात करता हूं, आप अपनी लैंग्वेज में खुद व्याख्या कर सकते हैं। मैंने यहां पर चीजों को अपने अकॉर्डिंग सिंप्लीफाई करने की कोशिश की है और एक स्टोरी बनाने की कोशिश की है। मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा कि मान लीजिए व्यक्ति ये बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाता है, बैंक उसका 20% कोष में रखकर, तो 20% आपने टेबल देखा था, 2,000 रुपए रखकर 8,000 रुपए का ऋण व्यक्ति बी को दे देता है। अब व्यक्ति भी क्या करता है, सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, व्यक्ति भी इस ऋण का प्रयोग व्यक्ति सी को भुगतान करने में करता है। तो कैसे भुगतान करेगा, चेक के द्वारा। तो क्या करेगा, उसी के अकाउंट में फिर से पैसे जमा करवाएगा। तो हमने लिखा वह यह राशि व्यक्ति सी के खाते में जमा करवा देता है, यानी कि बैंकों के पास फिर से पैसा आ गया। बैंक क्या करेगी, पुनः 20% कोष में रखकर शेष राशि व्यक्ति डी को दे देगी, और ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलता जाता है, डी से ई की तरफ, ई से एफ की तरफ, एफ से जी की तरफ। तो कब तक चलेगा, मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा, यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि कुल विधि कोष प्राथमिक जमाओं के बराबर ना हो जाए। आप जानते हैं कि जो हमारा कोष का टोटल आया था वो 10,000 रुपए आया था, और जो हमारी प्राथमिक जमाएं थी वो भी कितना था, 10,000 रुपए।
तो जब तक इन दोनों का मूल्य बराबर ना हो जाए तब तक ये प्रक्रिया इसी प्रकार से चलती रहती है। और इसी प्रक्रिया को आपने बोला व्यवसायिक बैंकों द्वारा साख निर्माण की प्रक्रिया। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं। अगर आपका कोई डाउट आए तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, उन जरूरतमंद लोगों के साथ जिन्हें इनकी वास्तव में जरूरत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।